हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले इंडियन नेशनल मोमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मोमेंट। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो समझेंगे, फिर उससे रिलेट करके फिर प्रॉपर तरीके से समझेंगे, यानी पूरा एक्सप्लेन करके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर ये दिया गया है, बट उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम लोग प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। तो ये क्लास आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास है। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आपका बीपीएससी की क्लास चल रही है, डेली 2 बजे ये क्लास मिलती है। इसमें जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में हर बार आता है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ उसका आंसर जो है, फिर उससे संबंधित सारे पॉइंट समझेंगे कि हाँ क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी हैं, तो इनके बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये क्या थे। ठीक है, कहाँ पे अध्यक्ष रहे, किसका इन्होंने संस्थापक रहे, मतलब संस्थापक के सदस्य रहे किसके। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे, उन्होंने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की, सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि इनसे रिलेट जरूरी तो नहीं यही क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, तो इसी वजह से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे डाउट क्लियर मिल जाएंगे, यानी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाएं इस टॉपिक से रिलेट करके, तो आप कर लो। जैसे दादा भाई नौरोजी से अगर और कोई क्वेश्चन बने तो आप यहाँ से कर लो, क्योंकि सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे दादा भाई नौरोजी से। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एक टॉपिक से रिलेट करके उससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं वो हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास अब डेली चलेगी, क्योंकि मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये आपको 2 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 3 से 4 क्लास भी आपको मिल जाए। ये क्लास डेली 2 बजे मिलेगी, तो इसको आप डेली ज्वाइन करना। अब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। आज से ये पहली क्लास है, ठीक है, फिर हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक इसमें ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आप लोग डेली 2 बजे ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। एंड साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं। बीपीएससी की क्लास आपको 2 बजे मिलती है, सीटेट की क्लास आपको 3 बजे एंड 5 बजे मिलती है, जिसमें हम लोग पेपर 2 हो या आपका पेपर 1 हो, आप दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर कर लिया है अपना, आपका भी हो जाएगा। मैं वैसे ही डिस्कस करती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप लोग ज्वाइन करिएगा। 3 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से थ्योरी कर चुके हैं, इस वजह से अब पीवाईक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2024 यानी 21 जनवरी जो आपका पेपर हुआ था, वहां तक आपको सारे सेट मिलने वाले हैं आल सब्जेक्ट के। तो ये भी डाउट नहीं रखना कि एक ही सब्जेक्ट का मिलेगा, नहीं, आपका सीडीपी का भी होगा, पेपर मिलेगा आपको, हिंदी पेडागोजी भी होगा, ईवीएस भी होगा, मैथ भी होगा। तो हम लोग 3 बजे की क्लास में हर चैप्टर वाइज यानी हर सब्जेक्ट वाइज जो है प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। कल मैंने हिंदी पेडागोजी डिस्कस की थी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। इसके पहले हम लोगों ने सीडीपी की थी, तो वो क्लासेस मतलब मैंने पूरी पीडीएफ बना दी, आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। आप लोग जाकर के यही मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ सारे पॉइंट आपको प्रीवियस के मिलेंगे जो कि क्वेश्चन में आपके आए हुए हैं। बाकी जो एग्जाम से रिलेटेड यानी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी कि इंडियन जो है एसोसिएशन की जो मतलब गठन किया गया था, उसमें सबसे यानी राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका रही है। तो पहला ही मतलब इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में है क्या। देखिए, वास्तव में भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास की नींव रखी थी। ठीक है,
जो अंततः सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था। कब देखा गया था? सन 1885 में। ठीक है, डेट भी ध्यान रखना क्योंकि ज्यादातर सन ही पूछे जाते हैं कि कौन से सन में क्या हुआ था, और बहुत सारे सन रहते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन रहती है। तो सन ध्यान रखना, कौन से सन में क्या घटना घटित थी, किसकी स्थापना हुई थी, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो इसमें जो बात कही गई है कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1885 में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग कर लेना। आगे चलते हैं। और इसके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी श्रेय के हकदार थे, यानी इनका जो श्रेय जाता है, यानी इसकी जो स्थापना करी है वो किसने करी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इनका जो है श्रेय जाता है। वास्तव में संघ कांग्रेस का जो है अग्रदूत था। अपने जन्म से ही एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया, यानी स्टार्टिंग से ही क्या हुआ, अपना काम जो था वो अच्छे तरीके से इन्होंने करना स्टार्ट किया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में हुई। इनका जो श्रेय किसको जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, वास्तव में मतलब संघ के मतलब कांग्रेस के अग्रदूत थे। तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो बात कही गई, सन 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यानी जो स्वराज का झंडा था वो किसके द्वारा फहराया गया था? सन 1906 में। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया था सन 1906 में। ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कौन से अधिवेशन में? जो कलकत्ता में आपका अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पे दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का झंडा फहराया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो पहला इसमें पॉइंट जो बनता है, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जो है दादा भाई नौरोजी को ग्रेट और ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन जो है ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? संस्थापक के उसमें के एक सदस्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वे 3 बार यानी 1886 कलकत्ता सत्र। ठीक है, ये सत्र ध्यान रखना कौन सा, कहाँ पे हुआ, कौन सा सत्र और कितने कौन से सन में हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। सन 1886 में कलकत्ता सत्र हुआ, सन 1893 में लाहौर सत्र में, और सन 1906 में कलकत्ता सत्र में अध्यक्ष बने। तो ये कहाँ पे अध्यक्ष बने, कौन से सन में बने? तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है आपसे। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए एक टॉपिक से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक टॉपिक से सारे डाउट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसलिए क्लास को प्लीज लास्ट तक देखना। और ये क्लास डेली 2 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका जो है BPSC अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है सन 1886 में कलकत्ता सत्र, और साथ ही साथ सन 1893 में लाहौर सत्र, और सन 1906 में कलकत्ता सत्र में इन्होंने क्या किया? अध्यक्ष ये बने थे। तो 3 जगह के अध्यक्ष बने थे। कौन कौन सी सन में बने थे ये भी ध्यान रखिएगा। शायद आपसे पूछ लिया जाए कि सन 1886 में जो दादा भाई नौरोजी थे वो कहाँ के अध्यक्ष थे? तो वो कलकत्ता के थे। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन से सन में बने थे? तो सन 1886 होगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कैसे भी घुमा के, चाहे आपको सीधे पूछे या फिर घुमा के पूछे। क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन को रटिए मत, क्वेश्चन समझिए, साथ ही साथ उससे रिलेट करके सारे जो टॉपिक बन सकते हैं, सारे जो मतलब डाउट हैं वो क्लियर रखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए।
क्योंकि क्वेश्चन सेम वैसा रिपीट नहीं होता है, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट नहीं है, सीटेट में रहता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बट क्या है बीपीएससी हुआ, कोई टीचिंग से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है जब उसमें एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारे 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय जो है सदस्य थे। ठीक है, ये पहले भारतीय सदस्य बने थे जिनको क्या चुना गया था, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने गए सदस्य। तो ये क्या थे, पहले भारतीय सदस्य थे। अगला है उन्होंने वर्ष सन 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष सन 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इन्होंने कौन सी स्थापना की थी, सन 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, कब की, सन 1865 में। साथ ही साथ सन 1866 में इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो ये सारे जो मतलब इन्होंने जिसकी भी संस्था मतलब स्थापना की है, कौन से सन में की है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी दादा भाई नौरोजी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ऐसे करके आप समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत बहुत मतलब जीके जीएस अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आप पढ़ने बैठे तो बहुत है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, एग्जाम से रिलेटेड क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको कैसे आएगा, एनालिसिस से। आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो सब आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से समझ में आएगा। आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की क्लास भी यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसके पहले इकोनॉमिक्स के किए, जो मॉडल हिस्ट्री है वो किया, ज्योग्राफी के किए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आपको यहीं पे मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी, साथ ही साथ प्ले लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी जो है वीडियो ऐड है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अब 3rd। इसमें बात कही गई है सन 1918 में मोर्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुरानी उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। यानी कि सन 1918 में क्या हुआ, मोर्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पुराने उदारवादी जो थे, मतलब पुराने उदारवादी जो अवशेष थे जयकर और चिंतामणि, वो टूट गए। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, यानी इंडियन नेशनल जो है लिबरल फेडरेशन जो है, ये इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो है इसमें बात कही गई, इसमें सन 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ कांग्रेस में एक विद्वता पैदा हुई। ठीक है, पैदा की। हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने सुधारों को जो है स्वीकार कर लिया और कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यानी जो कांग्रेस के कुछ जो नेता थे उन्होंने क्या किया, सुधारों को स्वीकार कर लिया, साथ ही साथ क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। यह गुट बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया। ठीक है, इसी गुट को क्या कहा गया, उदारवादी कहा गया, और इंडियन लिबरेट फेडरेशन की स्थापना हुई। तो जो इंडियन लिबरेट फेडरेशन है उसकी स्थापना इसी वजह से हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, सन 1919 में। आगे चलते हैं। अगला जो है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित जो था वल्लभ सिद्धांत का किसने प्रयोग किया, यानी जो वल्लभ सिद्धांत था वो किसने प्रयोग किया। तो पहला है मतलब इसमें जो आंसर आपका सही है लाला लाजपत राय हो जाएंगे, कि कांग्रेस में उदारवादियों का आक्षेप पर सुरक्षित जो वल्लभ सिद्धांत था वो लाला लाजपत राय ने किया। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। सेफ्टी वल्लभ थ्योरी में कहा गया है, यानी जो सेफ्टी वल्लभ थ्योरी है उसमें कहा गया है कि
अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था, ठीक है, जिससे सन 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ। सन 1857 की जो क्रांति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीटेड में भी आता है, आपका बीपीएससी में भी पूछा जाएगा, यानी जहां जीके जीएस आता है वहां में सन 1857 की क्रांति पूछी जाती है। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास जो है आपको मिलती है जो 5 बजे, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको क्लास मिल जाएगी, तो आप लोग भी जाकर के ज्वाइन करिएगा। यानी जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2 बजे वाली तो क्लास ज्वाइन ही करेंगे, साथ ही साथ 5 बजे वाली भी क्लास आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 5 बजे वाली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, जो है मतलब सोशल साइंस की, ठीक है। और आप में क्या है कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पूछेगा, और जो 2 बजे क्लास होती है उसमें हम लोग एससीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, आपको दोनों क्लास ज्वाइन करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास आपको 5 बजे मिलती है, एससीईआरटी की जो क्लास है वो 2 बजे मिलती है। तो आप जब दोनों क्लास ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। 5 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने सन 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस किया है, तो आपको क्लास मिल जाएगी, आप लोग एक बार ज्वाइन करिएगा। तो इसमें जो बात कही गई थी, सन 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो ऐसी स्थिति से बचाना चाहते थे। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सेफ्टी वल्लो थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो लॉर्ड डफरिन थे उनके दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय एक जो है चरमपंथी थे, ठीक है, और सेफ्टी वल्लभ थ्योरी में विश्वास करते थे। तो ये ध्यान रखना, ये कौन से पंथी थे, जो है चरमपंथी थे, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए चरमपंथी कौन है तो लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो सेफ्टी वल्लभ थ्योरी है उस पर विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। यानी क्या था, इन सिद्धांत का उपयोग करने के लिए जो नरमपंथी के लोग थे उन पर हमला कर दिया गया था। तो आई होप लाला लाजपत राय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। सन 1857 की क्रांति को आप डिटेल में समझने के लिए 5 बजे की जो क्लास मिलती है उस आप लोग जाइएगा, सीटेड के नाम से, यानी सीटेड एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात कही गई है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हुआ। यानी जो 53वां अधिवेशन हुआ था सन 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर सही है मौलाना जो है अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो है 53वां अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ, मतलब कब हुआ था, मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था, जो आपका 53वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। देखिए एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मतलब मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौलाना अबुल कलाम जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन सा अधिवेशन था, तो आपका 53वां हो जाएगा। कौन से सन में हुआ था, 1940 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ में, ठीक है। तो ये सारे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कहाँ से कैसे तोड़ के क्वेश्चन बना देगा कोई आइडिया नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी कौन से सत्र में उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का जो है प्रस्ताव पारित किया, सन 1929 में लाहौर में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, तो लाहौर में किया गया था सन 1929 में। अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो बात कही गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर सन 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना। डेट क्या थी, जो 19 दिसंबर है सन 1929 में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित किया, लाहौर में किया। ठीक है, आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर सन 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे, आपके लाहौर शहर के। ठीक है, कब चुने गए थे, सन 1929 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और ये अध्यक्ष कौन से किसके थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक, तो सारे जो है पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 26 जनवरी सन 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। ठीक है, एक दिन जिसे जो है कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। तो ये 26 जनवरी सन 1930 को क्या हुआ था, सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। तो वो कौन सी डेट थी, 26 जनवरी सन 1930। आगे चलते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यानी 1929 जो लाहौर है, तो ये आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ऐसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये नहीं कि ये जो है सब्जेक्ट मतलब ये टॉपिक आप में नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी प्रेस के क्वेश्चन उठा के देख लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। मैंने बीपीएससी की कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, कौन से टॉपिक से कैसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो मॉडल हिस्ट्री है वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, जो आपका ज्योग्राफी है वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सारे मतलब चैप्टर वाइज, सारे सब्जेक्ट वाइज जो एनालिसिस किया था प्रीवियस के क्वेश्चन से, तो उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ था कि कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। जैसे आपका साइंस है तो साइंस में आपका ज्योग्राफी भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है, और साथ ही साथ ईवीएस भी पूछता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने उस क्लास में डिस्कस किया था, तो आप लोग जा करके एक बार ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने खुद से एनालिसिस नहीं किया है तो उस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, तो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, यानी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे चलते हैं। उन्होंने सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने कब अध्यक्षता की थी, सन 1917 में। कहां पे, कलकत्ता अधिवेशन में की थी। आगे चलते हैं। वह आयरिश मूल की थी, यानी क्या कहाँ की थी, आयरिश जो है वहां की थी, और उन कुछ विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि उन वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिकाएं निभाई थी, यानी उन्होंने उसमें भी अपना सहयोग दिया था। वह एक समाजशास्त्री, थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक और भारतीय स्वशासन की पक्षकार थी। ठीक है, तो ये क्या थी, एक समाजशास्त्री थी, थियोसोफिस्ट जो थी, यानी थियोसोफिस्ट थी, साथ ही साथ समाज सुधारक थी और भारतीय स्वशासन के पक्षकार थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसेंट ने पहली बार सन 1893 में भारत का जो है दौरा किया। तो इन्होंने भारत का दौरा जो कब किया था, सन 1893 में किया, और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं बस गई। यानी इन्होंने फिर पहले जो भारत का दौरा किया, उसके बाद भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गई, फिर क्या हुआ, ये यहीं पे बस गई, यानी यहीं पे ये रहने लगी। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, सन 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी वे अध्यक्ष बनी। तो इन्होंने कब स्थापना की, सन 1916 में।
किसकी स्थापना की? इंडियन होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की और ये खुद ही अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सन 1916 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1992 ईस्वी में आयोजित की गई थी उसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? तो आपके चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका आंसर सही होगा चित्तरंजन दास। अब हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का जो है अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने एक पॉइंट समझा था कि मतलब जो ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है सन 1929 ईस्वी लाहौर में। ठीक है, और ये इसी से रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर तुरंत चेंज हो गया। ठीक है, तो एक टॉपिक से, जैसे कि अब हम लोग ये टॉपिक समझेंगे, तो एक टॉपिक से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए सारे टॉपिक जो हैं, सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर रखिए। कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कोई आइडिया है नहीं, तो आपके जब सारे पॉइंट क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू होगा। यानी सन 1929 में लाहौर में जो मतलब आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष जो रहे थे जवाहरलाल नेहरू थे। अब इससे रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें जो पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू जो है दिसंबर सन 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या थे, उनके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वो 1929 में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 19 दिसंबर सन 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। तो पूर्ण स्वराज जो है कब पारित किया गया था? 19 दिसंबर सन 1929 को। कब पारित, कहाँ पे पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 जनवरी सन 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। ये पॉइंट अभी हम लोगों ने उस पॉइंट में समझा था। अगला जो है 1929 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक अस्पष्ट घोषणा की जिसे इरविन घोषणा कहा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने अस्पष्ट घोषणा की थी, तो उसको क्या नाम दिया गया? इरविन घोषणा जो है नाम दिया गया सन 1929 में। तो अगर आपसे पूछ लिए इरविन जो घोषणा है वो कब हुई थी? सन 1929 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और किसके द्वारा हुई थी? तो वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा की गई थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम हो गया था। आगे चलते हैं कि भारत को भविष्य में जो है प्रभुत्व का दर्जा दिया जाए। यानी जो भारत जो है उसको भविष्य में क्या है? प्रभुत्व का दर्जा जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है, नरम पंक्तियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को जो है गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया? यानी जो नरम दल एक गरम दल था। ठीक है, तो जो नरम दल के लोग थे उन्होंने प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को क्या है, गरम दल के नेताओं ने कौन सा नाम दिया? तो भिक्षाव्रत की राजनीति। ठीक है, ये नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना, जो भिक्षाव्रत की राजनीति का नाम इन्होंने दिया था, जो गरम दल के नेता थे। इससे रिलेटेड अब हम लोग समझ लेते हैं सारे पॉइंट। इसमें बात कही गई है, गरम दल नेता जो थे अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे।
यानी कौन कौन लोग थे गरम दल के नेता, ये समझ लेना, और साथ ही साथ नरम दल के नेता कौन थे वो भी समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन नेता कौन से दल के थे। ठीक है, तो इसमें बात जो कही गई, यानी जो गरम दल के नेता थे वो आपके अरविंद घोष हैं, साथ ही साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, साथ ही साथ लाला लाजपत राय हैं। तो इन्होंने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। ठीक है, यानी ये चाहते थे जो स्वदेशी आंदोलन है वो पूरे देश में लागू हो, जबकि नरम पंथ सिर्फ इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। यानी गरम दल के जो नेता थे वो तो चाहते थे स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में लागू हो, लेकिन जो नरम पंथ के लोग थे, यानी नरम दल के जो लोग थे, वो क्या चाहते थे कि ये रूल जो है, यानी स्वदेशी आंदोलन जो है वो क्या हो, सिर्फ बंगाल तक ही सीमित हो। तो ये था, मतलब ध्यान रखना कि स्वदेशी आंदोलन जो है पूरे देश में लागू होना चाहता था, ये कौन चाहता था, तो ये गरम दल के नेता चाहते थे, लेकिन नरम दल के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि ये बंगाल तक ही सीमित रहे। आगे चलते हैं। नरम दल की शुरुआत भारत की आजादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो जो है खेमों में विभाजित होने के कारण हुई। ठीक है, किसके वजह से हुई थी नरम दल की शुरुआत, भारत के आजादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दो खेमे बने थे उसी से, मतलब उसी कारण की वजह से विभाजित हुआ था दो खेमों में, जिसमें एक खेमे के समर्थक बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे खेमे के मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक खेमे के कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे यानी समर्थक थे, और दूसरे के क्या थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो नाम ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना पहले के कौन थे, दूसरे के कौन थे। इनमें सरकार बनाने को लेकर मतभेद था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार बने, यानी ये जो मोतीलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर के जो है भारत सरकार बने। साथ ही साथ जबकि जो गंगाधर तिलक कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत की जनता को धोखा देना होगा। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो ये कहते थे कि अगर अंग्रेजों के साथ आप मिल करके सरकार बना रहे हैं तो भारत के जो लोग हैं, यानी जो जनता है, उनके साथ क्या होगा, धोखा देना होगा। लेकिन वहीं पे जो मोतीलाल नेहरू थे वो, उनका मानना ये था कि अंग्रेजों के साथ मिल करके हम सरकार बनाएं। तो ये दोनों में मतभेद था। आगे चलते हैं। इस मतभेद के कारण लोकमान्य तिलक जो है कांग्रेस से निकल गए और उन्होंने गरम दल जो है अपना लिया। यानी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां के जो मतलब नेता लोग थे वो ये चाहते थे कि कांग्रेस से, मतलब अंग्रेज लोगों से मिल करके, ठीक है, अंग्रेजों से मिल करके हम सरकार बनाए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये कह रहे थे कि अगर ऐसा किया जाएगा तो जनता जो है उसके साथ धोखा होगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था, दल ही छोड़ दिया था और ये गरम दल में आके मिल गए थे। तो पहले तो ये जो थे नरम दल में ही थे, बट क्या हुआ, इन्होंने बाद में छोड़ दिया और फिर गरम दल में शामिल हो गए। तो ये है इस बारे में, तो आप लोग सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है इसमें बात कही गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी होंगे। ठीक है, कौन होंगे, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन से अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। तो अब इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। इसमें जो पहला पॉइंट है, बदरुद्दीन जो है तैयब जी सन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी ये जो है मुस्लिम अध्यक्ष, क्या मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष भी रहे, यानी प्रथम और तीसरे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कब बने थे, सन 1887 में। आगे चलते हैं। डब्ल्यूसी बनर्जी सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यानी सन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये पॉइंट ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी,
सन 1885 में हुई थी। तो उसके सबसे जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी सन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। जब दूसरे अध्यक्ष बने आपके दादा भाई नौरोजी, ये कब बने? सन 1886 में। ठीक है, आगे चलते हैं। वे कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ठीक है, यानी जो कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना की गई थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के, वो क्या थे? अध्यक्ष भी रहे दादा भाई नौरोजी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सन 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। यानी जो विदेशी व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूले। ये क्या थे? सन 1888 में बने थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ठीक है, जो कि ये विदेशी थे। तो ये भी ध्यान रखना कि सन 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष थी। तो ये तो आप सभी को अभी मैंने पहले ही देखा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी ये विदेश से आई हुई थी। ठीक है, तो ये जो थी पहली भारतीय महिला बनी। जो पहली भारतीय महिला है वो सरोजिनी नायडू है, लेकिन पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि सरोजिनी नायडू पहली महिला बनी अध्यक्ष या फिर एनी बेसेंट। भारतीय अगर पूछे यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष पहली कौन बनी, तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे डाउट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, सूरत विभाजन सन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? यानी जो सूरत विभाजन हुआ था सन 1907 में, तो उसमें क्या हुआ? उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका जो है नियंत्रण हुआ? तो आपका नरमपंथी हो जाएगा, यानी नरमपंथी के जो लोग थे उनका नियंत्रण हो गया। अब इस बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई वर्ष 1907 में जो है रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सन 1907 में रास बिहारी घोष जो है वो सूरत यानी सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1907 में सूरत में दो समूहों यानी नरमपंथियों और जो है चरमपंथियों में विभाजित हो गई। ठीक है, तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो जो सूरत में क्या हुआ? दो समूहों में विभाजित हो गई। पहला कौन सा समूह है? नरमपंथियों, और साथ ही साथ जो आपका चरमपंथी, यानी दो जो है समूहों में विभाजित हो चुकी थी। कहाँ पे विभाजित हुई थी? सूरत में। आगे चलते हैं। वर्ष 1907 के अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा रखे गए दो मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से? पहला उद्देश्य था लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना तथा स्वराज के संकल्प की मांग, किंतु इन दोनों मांगों को नरमपंथियों ने स्वीकार नहीं किया। यानी कि क्या इनके दो मांग क्या थी? कि पहली तो ये थी कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी मांग ये थी कि स्वराज के संकल्प जो है उसकी इन्होंने मांग की। लेकिन क्या हुआ? जो नरमपंथी के लोग थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय के बजाय नरमपंथियों ने 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में रास बिहारी घोष के विचार का समर्थन किया। ठीक है, यानी इन्होंने जो सिफारिश की थी वो नरमपंथियों ने स्वीकार ही नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? लाला लाजपत राय के बजाय, यानी क्योंकि उनको स्वीकार ही नहीं किया गया था,
इस वजह से रास बिहारी जो घोष है उनका समर्थन किया गया। नरमपंथियों ने क्या किया, इनका समर्थन किया सन 1907 में सूरत में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर लोगे, अगर ये आपके सारे डाउट क्लियर रहेंगे और सारे पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, यानी अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो बात कही गई है, सन 1888 में इलाहाबाद में जिस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य जो है सहायता प्रदान की थी, तो कौन से राजा थे? दरभंगा के राजा थे। यानी कहाँ के वो राजा थे? दरभंगा के थे। इन्होंने बहुत मतलब बहुमूल्य सहायता प्रदान की। जब सन 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का जो संपन्न होना था उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी, सन 1888 में। ठीक है, ध्यान रखना, जगह भी ध्यान रखना, कहाँ किया था? इलाहाबाद में। और कौन सा अधिवेशन था? चौथवा अधिवेशन था, उसमें इन्होंने बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? जेपी कृपलानी थी, सन 1947। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अब इस बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई, जेपी कृपलानी सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। यानी इनसे भी पहले जो अध्यक्ष बने थे, जो जेपी कृपलानी थी, इनसे भी पहले जो अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू बने। ये कब बने? सन 1946 में। ठीक है, उसके बाद 1947 जब आया तो जेपी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। आगे चलते हैं। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारमैया सन 1948 में, यानी 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मतलब ये ध्यान रखना, सन 1948 और 1949 में कौन रहे? कृपलानी के बाद कौन अध्यक्ष बनी? कौन अध्यक्ष थे? पट्टाभी सीतारमैया जो हैं ये बनी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर सन 1885 में बॉम्बे में हुई थी। तो ये जगह ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, सन 1885 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ए.ओ. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो जो ए.ओ. हुम थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसके क्या थे? संस्थापक थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सन 1885 में विमेश चंद्र बनर्जी आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आईएनसी जो है उसके क्या थे? पहले अध्यक्ष बने सन 1885 में। नाम क्या था? विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसके क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ सन 1887 में जो आईएनसी के कुल जो है तीसरे अध्यक्ष बने। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और साथ ही साथ तीसरे अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये ध्यान रखना। और कब बने? ये सन 1887 में। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट जो थी आईएनसी की पहली भारतीय अध्यक्ष थी, सॉरी पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला जो कौन थी? वो आपकी सरोजनी नायडू हैं। ठीक है, वो जो एनी बेसेंट थी वो पहली जो है महिला बनी थी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो ये डाउट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि पहले पूछ लेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप एनी बेसेंट लगा देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग यहाँ तक आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी सन 1930 को। यानी कि भारत का जो पूर्ण स्वराज दिवस है वो कब मनाया गया था? सर्वप्रथम
26 जनवरी 1930 को। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर सन 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूरी स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर सत्र में पारित किया था। यानी ये क्या चाह रहे थे कि पूरा जो है मतलब पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो लागू हो जाए। तो ये कब किया था इन्होंने? 26 जनवरी सन 1930 में। और इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था ये 19 दिसंबर सन 1929 को। ठीक है, ये चाहते थे कि भारत में क्या हो, पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता जो है वो लागू कर दी जाए। 26 जनवरी 1930 एक दिन जैसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो मतलब उन्होंने क्या किया था, सभी भारतीय वासियों से क्या कहा था कि एक दिन यानी अब स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया था कि आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। कब किया था? 26 जनवरी सन 1930 को। तो ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ आग्रह किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने को एक सार्वजनिक घोषणा की थी, यानी कि आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। 26 जनवरी 1930 को हुआ था। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर सन 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज यानी पूरा स्वराज्य की मांग की और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 थी। तो इन्होंने क्या किया था? जो झंडा फहराया था वो कब फहराया था? 31 दिसंबर सन 1929 को नेहरू ने जो रावी नदी थी उसके तट पर इन्होंने जो है तिरंगा फहराया था। साथ ही साथ पूर्ण स्वराज यानी पूरा जो है स्वराज की मांग की थी और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित जो तिथि रही थी वो 26 जनवरी 1930 थी। तो ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ कौन सी नदी पर उन्होंने तिरंगा फहराया था? रावी नदी की तट पर। ठीक है, यानी ये लोग चाहते थे कि पूरी तरह से स्वतंत्रता जो है वो लागू कर दी जाए। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जो कांग्रेस ने लोगों से आग्रह भी किया था वो डेट कौन सी थी? 26 जनवरी 1930। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं तो हम लोग मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं मिलेंगी, बहुत कम ही क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आप मान के चल सकते हैं 4 से 5 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मैंने बात की। अगर मतलब मिनिमम आप समझेंगे तो आपकी हो सकती है 3 से 4। ठीक है, तो मतलब क्योंकि डिटेल में समझाना भी रहता है। अगर आपको ऐसे ही मैं एक्सप्लेन मतलब ऐसे ही पढ़ती चली जाऊँ तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं, 4 से 5 क्लासों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग यहीं से आगे से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस टाइम पे मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना एंड कमेंट में अपनी राय देना। साथ ही साथ मिलते हैं कल वीडियो में, यानी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।